हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डेरिवेशन भी देखेंगे इसका, वेक्टर फॉर्म का। और एक चीज और, एट द एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को कैसे ओबे करता है। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, और हमने टॉपिक पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया गया था। वहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव करा था। क्या था? फोर्स बिटवीन टू चार्ज। क्या था? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के क्या था? कूलम्बियन कांस्टेंट, Q1 Q2 आपका चार्ज था, आर डिस्टेंस था दोनों का। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब नीड क्या हुआ वेक्टर फॉर्म पढ़ने का? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बट अगर इसी फोर्स का डायरेक्शन कोई पूछ दे तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हमें वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखते हैं इसको। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, दो चार्ज हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। पहला चार्ज का नाम है Q1, दूसरा का Q2। ठीक है, नेचर दोनों का सेम है। अब इसको हम लोगों ने ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया। तो जब किसी भी चार्ज को ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 with respect to origin। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद हमने ये तो मैग्नीट्यूड के लिए देख लिया। अब अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो फिर क्या करेंगे? तो F वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, और इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अगर हमने ये दो चार्ज को यहाँ पे रखा है तो अब क्या होगा कि ये आर, देखो आर यहाँ पे क्या था? डिस्टेंस था, बट यहाँ पे डायरेक्शन है तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, एक बार अगर मैं ऐसे करके लिखूं F12, F12 का मतलब क्या हो गया? ऊपर में लिख देता हूँ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मतलब देखो, सेम नेचर का चार्ज रखे हैं तो रिपेल करेगा ना, तो सेम लाइन पे एक ऐसे और एक ऐसे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं फोर्स 21, F21। क्यों? क्योंकि 2 पे लग रहा है ड्यू टू Q1, इसके चलते इस पे फोर्स लग रहा है। अब इसका नाम रख देते हैं हम लोग F12, क्योंकि इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से। तो इसके नाम है F12 और इसका नाम है F21। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में डिस्टेंस भी तो होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे? इधर से इधर का होगा R12, और यहाँ से इधर जाएंगे तो ये होगा R21। क्यों होगा भाई? Q1 से Q2 आ रहे तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? R12। Q2 से Q1 जा रहे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। Q2 से Q1 R21, Q1 से Q2 R12। सिंपल। ठीक है, चलो अब इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए हम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2,
फोर्स ऑन Q1 लग रहा है ड्यू टू Q2, तो उसके लिए क्वेश्चन क्या होगा, तो इसको नजर में रखते हुए आपको लिखना है। तो जब यहाँ पे 1 2 लगाए हैं तो K में कोई चेंज नहीं आएगा, Q1 Q2, ठीक है, अपॉन, अब देखो R में चेंज आएगा। तो जरा ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसको आप लोग ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे तो फिलहाल के लिए मैं अभी 21 इंटू R21 लिख रहा हूँ। अब बोलोगे सर यहाँ पे 21 क्यों लिखा? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि F12 इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे? F21 वाला लेंगे ना, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो 21 ले लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1, तो F21 हो जाएगा। तो F21 का डायरेक्शन देखो इधर है, तो इधर कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? F12, तो F12 रखेंगे इसमें। तो K Q1 Q2 अपॉन R12 इंटू R12 का क्या, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखना, अब हम लोग ट्रायंगुलर लॉ का यूज करेंगे। तो ट्रायंगुलर लॉ बोलता क्या है, अगर जैसे देखो ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ इसका ऐसा डायरेक्शन होता है, ये यहाँ से यहाँ ये डायरेक्शन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे करके मूव कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ऐसे करके गया, ठीक है, फिर ऐसे करके आया, मतलब कि इधर से जब जा रहा हूँ तो R1 वेक्टर, फिर इधर से आ रहा हूँ तो R12 वेक्टर, और ये देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन, तो कौन सा लॉ लगेगा? ट्रायंगल लॉ। तो सेम डायरेक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? R2 वेक्टर, ठीक है। जब हम इधर से चलेंगे, सेम डायरेक्शन R2, सेम डायरेक्शन R21, अपोजिट डायरेक्शन, तो R1 वेक्टर इस बार रिजल्टेंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? R1 वेक्टर जब मेरा रिजल्टेंट हुआ तो जो सेम डायरेक्शन वाला हो तो ऐड हो जाता है, तो R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? R2 ही तो लिखा, अच्छा प्लस 2 बार लिख दिया एक से। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो मुझे चाहिए क्या? R21 वेक्टर चाहिए। तो R21 वेक्टर अगर चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। इसको अभी हम लोग पुट करेंगे कहाँ? इस इक्वेशन में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं, इस बार हमारा रिजल्टेंट कौन होगा? R2 वाला रिजल्टेंट होगा, ये वाला, ये क्योंकि हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो देखिए R1 वेक्टर प्लस ये R1 वेक्टर सेम डायरेक्शन में R12 वेक्टर इक्वल्स टू ये अपोजिट डायरेक्शन में R2 वेक्टर, ठीक है। हमें क्या चाहिए? R12 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब इसको भी कहाँ पुट करेंगे हम लोग? यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2। अब देखो R12 है तो R12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? R12 का वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे R सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ 21 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 21 होगा, यहाँ पे भी 21 होगा, और यहाँ पे भी 21 होगा, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर लगाना भूल गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके 2 और इसके पार में 1 तो ऐड नहीं हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे? F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2। अब जरा ध्यान से देखना, नीचे क्या लिखने वाला हूँ मैं? R21 वेक्टर
का क्यूब इनटू R21 वेक्टर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है और ये तो वेक्टर है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, 21 वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो 21 का वैल्यू पुट करेंगे तो k q1 q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इधर हो जाएगा क्यूब, और इधर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये हम लोग ने F12 का लिख लिया। अब जरा इसका लिखते हैं हम लोग। एक सेकंड में लैपटॉप पर चार्ज लगा देता हूँ, चार्ज खत्म हो गया। चलिए, ये तो हमारा F12 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे F21 का। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर का क्या था हमारे पास, k q1 q2 अपॉन क्या है हमारे पास, R12 वेक्टर का स्क्वायर इनटू, यहाँ पे r कैप था तो इसको क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर। ठीक है, अब इसके पावर में 2, इसके पावर में 1, तो ये 3 हो जाएगा। तो k q1 q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब हो गया, और ये R12 वेक्टर। तो अब मेरा R12 वेक्टर क्या था, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। R12 वेक्टर था R2 माइनस R1, तो जहाँ पे वो है वहाँ पे डाल दीजिए, k q1 q2 अपॉन क्या आ गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग दोनों इक्वेशन को एक तरफ लिख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरा F12 वेक्टर क्या आया है, F12 वेक्टर चेक कर लेते पीछे क्या है। F12 वेक्टर k q1 q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू R1 माइनस R2। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, k q1 q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये मेरा F12 से आया था। F21 वेक्टर क्या है, k q1 q2 अपॉन ये वाला लिख रहा हूँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, जरा ध्यान से देखना इस दोनों इक्वेशन को। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में प्लस हो माइनस हो, मैग्नीट्यूड है तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, और उसका जो जब हम लोग होल क्यूब करेंगे तो ये दोनों दोनों सेम इक्वेशन देगा। बट इसको और इसको जरा ध्यान से देखिए, तो बस डायरेक्शन का अंतर है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं, इस डायग्राम पे देखिए, R21 इस डायरेक्शन में है तो R12 अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं R12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस R21 वेक्टर। क्लियर है, तो R12 वेक्टर क्या था हमारे पास, R12 वेक्टर आया था R2 माइनस R1। क्या देखो लिख लेते हैं, R12 वेक्टर था हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और माइनस, और ये क्या था, R21 वेक्टर था हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखिए, माइनस साइन को अगर हम जैसे ही अंदर कर देते हैं तो देखिए सेम चीज आ जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर माइनस साइन को मैं अंदर कर दूं तो देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब दोनों सेम सेम हो गए। मतलब अगर इसका नेगेटिव साइन लेते हैं तभी ये बराबर होंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, दोनों में से कोई भी, अगर मान लो इसको मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। क्लियर है, मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ रब करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे रब करके लिख रहा हूँ, इनटू माइनस का अच्छा थोड़ा सा और स्पेस लेके लिखता हूँ, कुछ समझ में आएगा, माइनस का R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है,
अब देखो ये दोनों अब इक्वल हो गया, बट एक माइनस साइन लग गया, तो हम लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 इक्वल्स टू माइनस F21, है ना, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। क्लियर है? मतलब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी कर लो तो तभी इक्वल होंगे जब आप माइनस साइन लगाओगे। क्लियर है? तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। यही था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आई होप आप लोगों को हर एक चीज समझ में आया होगा, काफी डीपली बताया मैंने। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं उसका आपको सोल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट।